Hi, this is Sunil, PhD Scholar, Department of Education, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, JRF in Education। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं UGC नेट का 26 जून 2019 का पेपर 1 इवनिंग सेशन का फुल्ली सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन। कृपया पॉइंट्स को नोट करते रहें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए टेंटेटिव प्रीपोजिशन विद अननोन वैलिडिटी दैट स्पेसिफाइज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड। यह एक टेंटेटिव प्रीपोजिशन है विद अननोन वैलिडिटी के साथ। क्या वो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च डिजाइन है या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस है? तो हम जानते हैं सबसे पहले रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है। जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो स्पेसिफिक, क्लियर एंड टेस्टेबल प्रीपोजिशन है, जिसे टेंटेटिव प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। रिसर्च हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होता है अबाउट द पॉसिबल आउटकम। इसे साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ ए साइंटिफिक स्टडी। यहाँ हाइपोथेसिस 2 टाइप्स की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस डिनोट होती है H0 से और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिनोट होती है HA से। इन नल हाइपोथेसिस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। और यदि हम बात करें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तो इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। नल हाइपोथेसिस यदि एक्सेप्ट हो जाती है तो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ता है। इसके अपोजिट यदि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसकी डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो इसका फाइनल आंसर है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस जो है एक टेंटेटिव प्रीपोजिशन होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। A teacher intends to find out the learning difficulties of students। एक टीचर फाइंड आउट करता है लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को सीखने में क्या परेशानी आ रही है वो फाइंड करता है। विच टेस्ट, ऐसा कौन सा टेस्ट यूज करता है? समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो 1 बाय 1 हम करेंगे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ये बिफोर टीचिंग होती है, टीचिंग शुरू करने से पहले। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज क्या है, उसकी करंट नॉलेज क्या है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसमें स्टूडेंट की लर्निंग डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाई की जाती है और लर्निंग डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाई करने के बाद एक रेमिडियल एक्शन प्लान किया जाता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडेंटिफाई करता है लर्नर की प्रॉब्लम, उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ। अब करेंगे समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर द लर्निंग। लर्निंग जब क्लोज हो जाती है उसके बाद समेटिव असेसमेंट स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए एंड ऑफ यूनिट टेस्ट, एंड ऑफ चैप्टर टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम एट्सेट्रा। समेटिव असेसमेंट फोकस होता है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग पर। समेटिव असेसमेंट परफॉर्म आफ्टर टीचिंग। जब टीचिंग समाप्त हो जाती है उसके बाद समेटिव असेसमेंट स्टार्ट होता है। समेटिव असेसमेंट में ग्रेडिंग सिस्टम होता है। पॉल ब्लैक ने बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है। व्हेन द कुक
टेस्ट द सूप, दिस इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब कुक सूप को टेस्ट करता है तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। व्हेन कस्टमर टेस्ट द सूप, जब ग्राहक सूप को टेस्ट करता है तो ये समेटिव असेसमेंट है। पॉल ब्लैक को को-फादर कहा जाता है समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अब हम नेक्स्ट करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग के दौरान होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इन क्लास ड्यूरिंग द टीचिंग, ऑब्जर्वेशन हो रही है क्लास एक्टिविटी, इट प्रोवाइड्स ओनली फीडबैक, नो ग्रेड इज गिवन। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है, ग्रेडिंग सिस्टम समेटिव असेसमेंट में होता है, जैसा कि अभी बताया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो फीडबैक होता है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसकी जगह आपको परफॉर्मेंस असेसमेंट करना है। परफॉर्मेंस असेसमेंट में स्टूडेंट की एक्टिविटी या फिर सेट ऑफ एक्टिविटी देखी जाती है। किसके लिए? टू जनरेट प्रोडक्ट्स और परफॉर्मेंस दैट प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ दियर नॉलेज, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस देते हो उनकी नॉलेज को। स्किल्स एंड एबिलिटी, इनके एग्जाम्पल हो गए, पेपर प्रेजेंटेशन है, डांस एक्टिविटी के थ्रू हम पहचान सकते हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, ड्रामेटिक रोल प्ले हो गया, इंटरव्यूज़ हो गए, एट्सेट्रा। तो इस टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, ये फाइंड करने के लिए टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करेगा और डायग्नोस्टिक टेस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट होती है। ये जो एक्सप्लेनेशन है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में भी मदद करेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैम्पल यूजिंग। जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है क्या है? नेटवर्क है, ग्रुप्स है, स्नोबॉल्स है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको चेन रेफरल सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है, चेन सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान के चलो आपकी स्टडी में एक वेरिएबल है होमलेस पर्सन, तो हार्ड टू रीच द रेलेवेंट सैंपल। तो हम क्या करेंगे, एक होमलेस पर्सन सर्च करेंगे, फिर उसके थ्रू दूसरा, फिर उसके थ्रू तीसरा, इस टाइप से एक चेन सिस्टम बनता है। तो ये नेटवर्क हो गया। इट इज़ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज्ड व्हेन इट इज़ हार्ड टू रीच द रेलेवेंट सैंपल। इसका यूज कब करते हैं? जब हार्ड टू रीच द रेलेवेंट सैंपल, जब इस सैंपल तक पहुंचने में कठिनाई होती है। जैसे ड्रिंकर के बारे में ही जानेगा तो उसी टाइप के लोगों से पूछताछ की जाती। पहले इस बंदे से पूछताछ की, इसके जैसे ये बताएगा ये बंदा है, फिर वो बंदा बताएगा इसके जैसा और भी बंदे। तो इस टाइप से एक चेन बनती जाती है, नेटवर्क बनता जाता है। ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग डिनोट करता है नेटवर्क्स को। इसका आंसर है फर्स्ट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडाइम्स द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रेटिंग रियलिटी टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, इसमें जो पार्टिसिपेंट है सहभागी होता है। ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें पार्टिसिपेंट लोगों के बीच शामिल होता है, उनके कल्चर को समझता है, उनके कल्चर की स्टडी करता है? क्या वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, एथनोग्राफिक रिसर्च है, या फिर
सर्वे रिसर्च है। तो 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करेंगे ताकि आगे जो क्वेश्चन पेपर हम करेंगे वो भी सॉल्व हो सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च। इसे आफ्टर द फैक्ट रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिसर्च तब की जाती है जब कोई घटना घटित हो जाती है। जैसे मान के चलो किसी स्थान पे सुनामी आ जाए और तो वहाँ हम सुनामी का इफेक्ट देखेंगे। तो घटना घटित होने के बाद जो स्टडी की जाती है वो एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च के थ्रू की जाती है। दिस मेथड इज समटाइम्स कॉल्ड कैजुअल कंपेरेटिव रिसर्च। इसे कैजुअल कंपेरेटिव रिसर्च भी कहा जाता है क्योंकि इट्स पर्पज इज टू इन्वेस्टिगेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्योंकि इसका मकसद क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानना बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है कॉज, क्या कारण थे। पोस्ट का मतलब होता है इफेक्ट, उसके क्या इफेक्ट हुए। और रिलेशनशिप देखना इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। इट स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट हैज ऑकर्ड। जब कोई घटना घटित हो जाती है तब ये स्टार्ट होती है रिसर्च। इसमें मैनिपुलेशन एंड रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, मैनिपुलेशन होता है, इसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते और रैंडमाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। इन एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप विल बी एग्जिस्टिंग नॉट असाइंड बाय द रिसर्चर। एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च में जो ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप होते हैं विल बी एग्जिस्टिंग नॉट असाइन, इनको रिसर्चर असाइन नहीं करता। एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च के एग्जाम्पल हो गए अर्थक्वेक इफेक्ट, सुनामी इफेक्ट, फ्लड्स इफेक्ट। सपोज दैट किसी स्थान पर फ्लड्स आ जाता है और हम देखते हैं फ्लड्स का इफेक्ट देखते हैं कि उससे लॉस ऑफ लाइफ कितना हुआ है, लॉस ऑफ मनी कितना हुआ है। तो हम एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च के अंतर्गत स्टडी करते हैं जब कोई घटना घटित हो जाती है। अब नेक्स्ट हम करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च नृजातीय अनुसंधान। एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या होता है? इन दिस रिसर्च ethnographer stays within the community for months in order to gain more information through chaining process and collect data in form of observational, transcript and interview recording। इसमें जो रिसर्चर है, एथनोग्राफर है, वो स्टे करता है विद इन द कम्युनिटी फॉर मंथ्स, कुछ महीने रहता है, कुछ साल रहता है, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। इसमें जो रिसर्चर है लोगों के बीच रहता है, उनके कल्चर को समझता है, उनके कल्चर की स्टडी करता है। इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ डिकेड्स भी लग सकते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव अप्रोच। ये क्वालिटेटिव अप्रोच है दैट स्टडीज द कल्चरल पैटर्न्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट। इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो पर्सपेक्टिव होता है इन देयर नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग का मतलब होता है उन लोगों के बीच रहकर, उनके कल्चर को समझकर, उनके जैसा बनकर। द मेन पर्पज ऑफ एथनोग्राफी इज टू ऑब्टेन ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर। अब मेन पर्पज क्या है एथनोग्राफी रिसर्च का? ऑब्टेन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर। लोगों की डीप जानकारी और उनके कल्चर की डीप जानकारी। लेकिन आजकल की रिसर्च इस टाइप से नहीं हो रही है, वो क्वालिटेटिव नहीं है, बहुत कम रिसर्च हो रही है इस टाइप से। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। कंपैरिजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो होता है उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, नॉट रिसीव ट्रीटमेंट, उसके कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता।
मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट किया जाता है। रैंडमाइजेशन पॉसिबल है इसमें। अब हम बात करते हैं सर्वे रिसर्च की। सर्वे जो रिसर्च है ये मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन विच ऑफ इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड थ्रू ऑरल और रिटन क्वेश्चनिंग। इसमें ऑरल और रिटन क्वेश्चनिंग के थ्रू डेटा कलेक्शन होता है। ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है। इट इज़ टेक्निक ऑफ गैदरिंग डेटा बाय आस्किंग क्वेश्चन टू पीपल हु आर थॉट टू हैव डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल होगी सेंसस हो गई, कोई टेलीकॉम कंपनी है वो कॉल के थ्रू आपसे डेटा लेती है क्वेश्चन पूछ के कि आपको हमारी एप्लीकेशन कैसी लगी, आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा। तो इस टाइप से सर्वे रिसर्च हो गया। तो इस टाइप से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका एथनोग्राफिक रिसर्च, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, रियलिटी। मैंने बताया था जो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है इसमें पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव होता है। नेचुरल सेटिंग, लोगों के बीच रहकर उनके कल्चर को समझकर स्टडी की जाती है, ये एथनोग्राफिक रिसर्च है। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय ए टीचर। एक जो टीचर है इनमें से कौन सी टीचिंग एड्स यूज करता है लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस के रूप में। ईमेल जो है इसको यूज नहीं करता लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस के रूप में, ये नहीं है। हाँ स्काइप है, स्काइप का मतलब होता है कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम कॉल कर सकते हैं और डाटा सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल हो सकती है। और बी ऑप्शन है आपका ऑनलाइन चैट, सी भी है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये भी है, इसको भी यूज करता है लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस के रूप में। फेसबुक नहीं, ये नहीं है। ब्लॉग ये भी नहीं है। तो आपका आंसर हो गया स्काइप, ऑनलाइन चैट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बी सी डी। तो आंसर हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस इज क्लासिफाइड एज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। मैंने आपको अभी बताया था जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एथनोग्राफिक रिसर्च में, मैंने आपको बताया था कि ये जो रिसर्च है नेचुरल सेटिंग में होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कैसे है, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट है कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ दशक के लिए इसमें शामिल होता है, लोगों के बीच में उनके कल्चर को समझता है। तो पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आल्सो नॉन एज पैनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है इसे पैनल स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या शामिल होता है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वेरिएबल्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हैं काफ़ी लंबी होती हैं। जैसे मान के चलो इसमें 1000 सैंपल लिए गए, 1000 सैंपल लिए गए और यदि ये हमारी स्टडी चली 10 साल, तो 10 साल में जो हमने सैंपल लिए हैं सैंपल वही रहेंगे, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, चेंज नहीं करने हैं। ऑफन मैनी डिकेड्स, इट इज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ओके, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इसमें ऑब्जर्व किया जाता है लोगों के बीच रहकर उनके कल्चर को। सेम पार्टिसिपेंट आर ऑब्जर्व्ड, इसमें कोई जो पार्टिसिपेंट सैंपल के रूप में लिए गए तो उनको चेंज नहीं किया जाता, वही रहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है उसके 3 टाइप्स हैं, एक तो पैनल स्टडी है, दूसरी है कोहॉर्ट स्टडी, तीसरी है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। इसकी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, अभी फ़िलहाल ऐसे ही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च है इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें एक स्नैपशॉट लिया जाता है और इसमें जो डेटा कलेक्शन किया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑन टाइम पे किया जाता है। पढ़ लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज वन दैट प्रोड्यूस ए स्नैपशॉट ऑफ ए पॉपुलेशन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। इसमें जो डेटा कलेक्शन होगा एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। द स्टडी इन्वॉल्व्स लुकिंग एट पीपल हु डिफर ऑन वन की कैरेक्टरिस्टिक एट वन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम।
तो इसका आंसर है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिनोटेड टू लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन्ड फॉर। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का क्या मतलब है? इंगेजिंग द एंटायर क्लास, नो। रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल नहीं। रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, बिल्कुल नहीं। एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, यस। उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको एड्रेस करना। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा होती है उसमें ध्यान दिया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ चिल्ड्रन, उनको एड्रेस किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था समेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। तो फॉर्मेटिव एजुकेशन तो पता ही है, ये ड्यूरिंग द टीचिंग होता है। तो अब पढ़ लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। टू प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, नो। नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। टू इनहेंस कोऑपरेशन इन क्लास, ये भी नहीं है। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टी, ये हमारा डायग्नोस्टिक होता है। सेकेंड ऑप्शन, टू इनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इनहेंस करना, ये है। इसका आंसर हो गया आपका सेकेंड। नाइन क्वेश्चन, बिलो आर गिवन टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी गिवन दैट है। आपको ये मैच करने हैं। तो सबसे पहले हम मैच करते हैं कोलैबोरेटिव मेथड यूज्ड इन टीचिंग। अब कोलैबोरेटिव मेथड क्या होता है? इसमें जो स्टूडेंट्स हैं लर्निंग एक्टिविटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को शेयर करते हैं। कोलैबोरेटिव मेथड में जो स्टूडेंट्स हैं लर्निंग एक्टिविटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को, डिफरेंट पहलुओं को शेयर करते हैं। ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड। तो इस टाइप से जो आंसर हो गया आपका सेकंड हो गया। बाकी ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। कोऑपरेटिव मेथड, अब कोऑपरेटिव मेथड सहयोगी विधि जो है, जब विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करते हैं सीखने में। व्हेन स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर टू लर्न, व्हेन स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर टू लर्न, बहुत ही सिंपल है। तो बी का फोर्थ हो गया। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, निर्माणात्मक विधि। अब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड है, व्हेन एम्फेसाइज इज गिवन ऑन स्टूडेंट एज क्रिएटर ऑफ नॉलेज, क्रिएटर, ये नाम से पता चल रहा है। तो सी का सेकंड हो गया। टीम टीचिंग, जब एक्सपर्ट टीचर मिलकर टीचिंग करते हैं तो वो टीम टीचिंग लर्निंग होता है। व्हेन एक्सपर्टाइज ऑफ टीचर्स आर यूज्ड इन टीचिंग, तो डी का फर्स्ट हो गया। तो डी का फर्स्ट। तो इस टाइप से जो आपका फाइनल आंसर है सेकंड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट, एरिक मैडलाइन एंड ABI इनफॉर्म्स आर इंस्टेंस ऑफ। ये जर्नल है, आपको पता है। अब इसमें क्या, ये क्या है? साइटेशन सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हैं, प्रिंटेड डेटाबेसेस हैं, या फिर लाइब्रेरीज हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हैं। तो 10 का सेकंड आंसर हो गया। 11 to 15 ये कॉम्प्रिहेंशन है, इनको हम स्किप करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, टू साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। दो साइक्लिस्ट हैं, वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम प्लेस, ये सेम प्लेस है, इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। वन गोज टुवर्ड्स नॉर्थ एट 9 किलोमीटर पर आवर, एक नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। एंड अदर गोज टुवर्ड्स साउथ एट 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से जा रहा है, इस टाइप से। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में।
व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 47.5 किलोमीटर अपार्ट, 47.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको कितना टाइम लगेगा। तो मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ फिलहाल। तो सबसे पहले हम स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है हमारी चाल, चाल का फॉर्मूला है दूरी बट्टे समय। तो स्पीड टोटल लेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनको प्लस कर देते हैं। इसकी स्पीड 9 है और इसकी स्पीड आपकी 10 है। 9 + 10 ये आपका 19 हो गया। डिस्टेंस आपका है 47.5, ये यहाँ रख दिया हमने, अपॉन में t, और टाइम आपको निकालना है। 9 + 10 19 हो गया, ये एजिट रहेगा। उसी टाइप से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 1 ले लेंगे, 19 की t से करेंगे 19t = 47.5। इसके बाद जो 19 है ये डिवाइड हो जाएगा 47.5 अपॉन 19। पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। ओके, फिर इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 × 2 = 38 और 9 कैरी बचा 95 और 95 × 95 तो 25 पे कट हो जाएगा, 25/10 तो 2.5 या 2 of 1/2 आवर्स हो गया। तो इसका हो गया हमारा 2 of 1/2 आवर्स। तो फर्स्ट आंसर 2.5 घंटे लगेंगे। ओके, इसे शॉर्टकट भी कर सकते हैं। 2.5 घंटे कैसे लगेंगे, चलो कोई नहीं, आप देख लेना इसमें। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए क्लासरूम टीचिंग स्माइल और फ्रॉन्स। क्लासरूम टीचिंग के दौरान स्माइल और फ्रॉन यूज एज नॉन वर्बल क्यूज। ये किस टाइप के फंक्शन है स्माइल और फ्रॉन्स ड्यूरिंग द टीचिंग? ये आपके सब्स्टिट्यूट फंक्शन है। ओके, तो 17 का 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट 18, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली। आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड होगा। ओके, इसकी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका 19 क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ लिसनर इन्वॉल्व और उनकी करैक्टरिस्टिक दी हुई हैं इन कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका नॉन लिसनर देन द वन नीडेड। सेकंड है मार्जिनल लिसनर प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस इन द कम्युनिकेशन। ओके, इवैल्यूएटिव लिसनर इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग। और फोर्थ आपका एक्टिव लिसनर इंफॉर्मेशन ओकेशनली। तो हम बात करते हैं इसमें एक्टिव लिसनर की। सबसे पहले आपका जो एक्टिव लिसनर होता है लुक्स इनटू द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स एप्लीकेशन। वो अंडरस्टैंड रहता है, अंडरस्टैंडिंग उसमें होती है इट्स एप्लीकेशन। तो डी का आपका 3rd हो गया। इसके ऑप्शन मेंशन नहीं किए हैं, बाकी इसका आपका डी का 3rd हो गया। अब आगे बात करते हैं नॉन लिसनर। नॉन लिसनर कौन होते हैं? इज इंगेज्ड इन इंफॉर्मेशन अदर देन द वन नीडेड। और जो मार्जिनल लिसनर प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस, जो मार्जिनल लिसनर होते हैं ये कौन होते हैं? पे हीड्स टू द कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन ओकेशनली। इवैल्यूएटिव लिसनर कौन होते हैं हमारे? रिसीव इंफॉर्मेशन विदाउट प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस इन द कम्युनिकेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, इस टाइप से कर लेना इसको। आपका है 20 क्वेश्चन। तो ये है ए पर्सन इनकर्स 10% लॉस बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1800। एक पर्सन को 10% का लॉस होता है यदि वो घड़ी को 1800 रुपये में बेचता है। सेलिंग प्राइस जो है
1800 है। एट व्हाट प्राइस शुड दैट वॉच बी सोल्ड एट अर्न 10% प्रॉफिट। वो इस घड़ी को कितने में बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 1800। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला ये क्या हो गया हमारा 19/100, क्योंकि 10% का उसका लॉस हो रहा था। ओके, तो 19/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका 1800 है इज इक्वल टू 19/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन दैट नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो घड़ी कितने में खरीदी थी। तो माना है लेट कॉस्ट प्राइस आपका CP हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे तो 100 की 1800 से मल्टीप्लाई की और 19 से डिवाइड किया तो आपका 2000 आ गया। 100 की 1800 से मल्टीप्लाई या फिर 0 से 0 कट। ओके, 10 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया। तो इस टाइप से जो कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज़ आ गया। अब सेलिंग प्राइस की हम बात करें अदर केस में कि एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे वो बेचे घड़ी को कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो सेलिंग प्राइस इस केस में क्या होगा 10% का प्रॉफिट हो जाए तो 100 में 10 ऐड हो जाएगा 110/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ओके, अब कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया था इस केस में, फर्स्ट केस में 2000 रुपीज़। इस टाइप से जब इनको हम सॉल्व करेंगे 110/100 गुणा में 2000, ये कट आउट होके 2200 रुपीज़ आ जाएगा, 2200 रुपये। तो इसका फाइनल आंसर है थर्ड, 2200 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी समझ में आ रहा होगा। अब हम 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड बिलो। ये आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल, क्योंकि ये इनविजिबल है। आइडेंटिफाई द फैलेसी इन्वॉल्व इन द अबव आर्ग्यूमेंट ऑन द बेसिक ऑफ इंडियन लॉजिक। जो इंडियन लॉजिक, इसका आंसर हो गया आपका फैलेसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन, फर्स्ट आंसर। इंडियन लॉजिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 21 का फर्स्ट आंसर हो गया फैलेसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ए गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो। जो गुड कम्युनिकेटर है उसे कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, नहीं। ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल। ओके, ये है ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स। ही शुड बी अथॉरिटेरियन, नो, ये नहीं, अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए। ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, यस, ये होना चाहिए। ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, डी है। ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, यस, ये भी है। तो आपका आंसर हो गया आपका ई, सी और बी। तो बी, सी, ई, इसका सेकंड आंसर हो गया आपका। 22 का आंसर है सेकंड। ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल, ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। जो एवरेज एज है 59 स्टूडेंट्स की वो 18 साल है। इफ़ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड देन एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 3 मंथ। जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हो जाती है 3 महीने। 3 महीने का मतलब हो गया 0.25 ईयर्स, मतलब 1/4 ईयर्स हो गया। द एज ऑफ द टीचर, अब टीचर की एज बतानी है। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब एवरेज निकालना होता है सभी नंबर को ऐड करो और जितने नंबर हैं उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज, मैंने एवरेज एज निकाली 59 स्टूडेंट्स की। इसका फॉर्मूला क्या बना, सम कर देंगे किसका, जो 59 स्टूडेंट्स हैं उनकी एज का।
अपॉन में जितने स्टूडेंट वो नीचे आ जाएंगे। अब देखो एवरेज एज आपको दी हुई है 18, मैं पहली लाइन का सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको। एवरेज एज आपकी 18 दी हुई है, इज इक्वल टू सम ऑफ एज 59 स्टूडेंट्स, ये जो है। अब 59 स्टूडेंट्स की जो एज है उनका टोटल, ये हमको पता नहीं है, ये एजिट आ गया। जो टोटल स्टूडेंट है ये पता है, टोटल स्टूडेंट जो है 59 है, वो नीचे आ जाएंगे। अपॉन में 1 होता है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की ऊपर वाले से की तो ये आ गया, इज इक्वल टू, और 59 की 18 से की तो 1062, 1062 आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन हमारा हो गया। अब ये बोल रहा है यदि टीचर को इंक्लूड करें 59 स्टूडेंट है तो 60 हो जाएंगे टोटल। टीचर को यदि इंक्लूड करें तो टोटल स्टूडेंट मतलब टोटल जो है वो 60 हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो एवरेज एज है वो 3 मंथ्स इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 18 ईयर्स तो हमारी है, 18 साल, और प्लस में 0.25 ये ऐड हो जाएगा। अब देखो एवरेज एज का वही रूल है, 59 स्टूडेंट्स हैं प्लस में टीचर हो गया। अब इनका सम किया, एक तो 59 स्टूडेंट्स और प्लस में टीचर क्या यूँ अपॉन में टोटल स्टूडेंट। अब देखो ये ऊपर निकाला था ये वाला, 59 स्टूडेंट्स की टोटल एज कितनी है, तो 1062 थी, और प्लस का टी, इसकी एज हमको पता नहीं, ये तो निकालना है हमको। अपॉन में टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट आपके कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट का मतलब ये हो गया 59 स्टूडेंट प्लस में टीचर, इसका मतलब ये है, तो 60 हो गए। अब एवरेज एज आपकी 3 महीने बढ़ रही थी, पहले 18 थी, और 3 महीने का मतलब होता है 0.25, चौथा हिस्सा, क्योंकि 3 महीने करेंगे तो वो 4 बार में 1 साल बनेगी, तो 18.25 हो गया, सीधा सा हिसाब है। अपॉन में 1 हो गया। ओके, ये 1 की इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 1062 प्लस टी इज इक्वल टू 60 किससे करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1095। तो इसकी जो पूरी कैलकुलेशन होगी तो 33 ईयर्स आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 24 क्वेश्चन, द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड इज। ओके, न्यू नॉलेज का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल। ओके, किसी नई नॉलेज पे पहुंचना, तो ये आपका इंडक्टिव होता है। ओके, न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट, फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट, इंडक्टिव। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। और ये जो पॉइंट है इनके अलग से एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिलहाल इसका आंसर सेकंड हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल, फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट, और जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव। 25 क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ आइटम ए इंक्रीज बाय 50 पैसे एवरी ईयर। जो आइटम ए है वो 50 पैसे बढ़ रहा है हर साल, और जबकि आइटम बी इंक्रीज हो रहा है 25 पैसे पर ईयर। यदि हम 2008 की बात करें तो प्राइस ऑफ आइटम ए 3.20, जो आइटम ए है वो 3.20 था, और जो आइटम बी है वो 5.30 था। इन विच ईयर आइटम ए विल कॉस्ट 40 पैसे मोर देन द आइटम बी। कौन से ईयर में जो ए की कॉस्ट है वो 40 पैसे ज़्यादा हो जाएगी आइटम बी से। तो सीधा सा हिसाब है, देखो हम 2008 लेके चलते हैं, इन 2018। ओके, और 2008 और इस टाइप से मैंने ले लिया, मान के चलो, जैसे पहले ये ले लिया, ठीक है। तो 2008 और 2016 इसमें कितना गैप हो गया, 8 साल का गैप हो गया, ठीक है। अब 8 साल का गैप हो गया, इसका मतलब ये है कि हर साल 50 पैसे बढ़ रहे हैं, तो 8 सालों में कितने पैसे बढ़े, 4 रुपये। अब 4 यहाँ ऐड करो, 7 रुपये 20 पैसे हो गए, ठीक है। और इसी टाइप से जो बी है हर साल कितना बढ़ रहा है, 0.25, मतलब 25 पैसे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 8 सालों में ये 2 रुपये बढ़ेंगे, तो 7.30 हो गया। ओके, ये आपका 7.20 है, ये 7.30 है, तो इनका जो डिफरेंस है 10 ज़्यादा आ रहा है बी का ही, तो ये तो आंसर होगा नहीं।
फर्स्ट तो है नहीं, तो 18वां आंसर है 2018, 2018 में जो आइटम ए है उसकी कॉस्ट 40 पैसे ज़्यादा हो जाएगी बी की से। कैसे, यहाँ देखो, अब 2018 की बात करते हैं, 2008 और 2018 इनमें कितना अंतर हो गया, 10 साल का हो गया, 10 साल का अंतर हो गया। अब एक साल में पैसे बढ़ते हैं 50 पैसे ए के, तो 10 साल में कितने बढ़ेंगे हमारे, तो 10 साल में सीधा सा हिसाब है हमारे इसका, देखो ये हमारे 5 रुपये हो गए सीधे। जब एक साल में 50 पैसे बढ़ते हैं तो 10 सालों में आपके 5 रुपये हो जाएंगे, तो 5 + 3.20 ये 8.20 हो गई, सीधा साहब है। अब बी की बात करते हैं, तो बी का हर साल 0.25 मतलब 25 पैसे बढ़ते हैं, तो 10 सालों में 2.5 रुपये हो गए। 5.30 था 2008 में और प्लस में ये ऐड हो गए 2.5 रुपये, तो 7.80। अब देखो इनके बीच में जो गैप है 40 पैसे का हो गया ना, ए का ज़्यादा आ रहा है 40 पैसे, तो सीधा सा हिसाब है 2018 में ए की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे मोर देन होगी आइटम बी से, तो आपका आंसर हो गया थर्ड, 25 का थर्ड। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ड्राइवर आपका डिनोट कर रहा है 12 से, गवर्नमेंट 20 से, बिलीव्ड 16 से, देन बट। अब बैट जो है उसका क्या होगा, अब देखो ड्राइवर जो है गवर्नमेंट, इसमें आपके 10 लेटर हैं, तो 10 का डबल हो गया 20। ओके, ड्राइवर आपका कितना है 6 है इसमें लेटर, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 12 हो गया। ऐसे बिलीव्ड है, इसमें हमारे कितने 8 हैं, अब 8 की 2 से मल्टीप्लाई करो 16 हो गया। इसी टाइप से बैट में 3 हैं, अब 3 लेटर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका जो आंसर है 6 है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो 26 का फर्स्ट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 35 स्टूडेंट हैं टोटल। राजन इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम। राजन जो है यदि नीचे से बात करें, बॉटम से बात करें, तो 7वें स्थान पे आता है। ये बॉटम हो गया, और यहाँ से यदि यहाँ ले 7वें स्थान पर वो राजन है, ये रहा। वेयर एज करण इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप, और जो हमारा करण है ये रहा। करण जो है टॉप से 9वें स्थान पे है, ऊपर से मतलब 9वें स्थान पे है। ओके, तो सीधा सा देखो, टोटल आपके 35 स्टूडेंट हैं, टोटल आपके 35 स्टूडेंट हो गए, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपके 35 स्टूडेंट हो गए। अब इसका मतलब ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक देखो करण, ये 9, तो 9 स्थान तो ये हो गए आपके, और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 ही हो गए। 9 और 7 16 हो गए, 9 + 7 14, इस टाइप से। अब देखो करण और राजन इनके बीच में गैप कितना बचा, अब टोटल आपके 35 है, और 35 में से 14 लेस कर देंगे क्योंकि 9 ऊपर का और 7 नीचे का, तो 21 बचा। तो यहाँ आपके 21 है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 21 बचे आपके। अब दिव्या इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू, जो दिव्या है इन दोनों के बीच में है। ये करण हो गया, ये राजन हो गया, जो दिव्या है इन दोनों के बीच में है, तो 20 का मतलब ये हो गया 21 के बीच में, तो 11वें स्थान हो गया, मतलब 10 इधर हो गए और 10 इधर हो गए। ठीक है, मतलब 10 तो यहाँ हो गए और 10 इधर हो गए, क्योंकि दोनों के बीच में 21 का गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो दिव्या है वो मिडिल में है, तो 10 यहाँ तक और 10 नीचे तक। व्हाट इज द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ राजन एंड दिव्या, राजन और दिव्या के बीच में कितना गैप है, राजन ये हो गया, दिव्या, तो 10 का गैप हुआ ना भाई, 10 का गैप यहाँ से लेके यहाँ तक है, और 10 का गैप यहाँ से लेके यहाँ तक है, और जो 11वें स्थान था ये दिव्या ने फिल कर दिया, तो आंसर आपका 10 होगा, तो आंसर हो गया आपका सेकंड। ओके, 27 का सेकंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सही ढंग से समझा पा रहा हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। दिस गवव्या इज लाइक माई काउ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मीन्स ऑफ नॉलेज अप्रमाना। ओके, दिस गवव्या इज लाइक माई काउ, तो यहाँ आंसर होगा 28 का फर्स्ट, कंपैरिजन।
जो इंडियन लॉजिक है मैं इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल वैसे ही कर लेते हैं। तो 28 का आंसर हो गया आपका फर्स्ट, कंपैरिजन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द माइनर टर्म इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म। सम बुक्स आर नॉट एडिफाइंग, ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, देयरफॉर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स आर नॉट एडिफाइंग। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन एंड प्रीडिकेट ऑफ द सेकंड प्रीमाइसिस। मैं भी इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड अडॉप्ट। जो गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसके एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। ओके, कंक्रीटनेस, ओके, courtesy, filibustering, फिक्सलाइजेशन। इसमें एक ऑप्शन और रह गया, ठीक है। कंक्रीटनेस है, ये हो गया। कर्टेसी है, फिलिबस्टरिंग नहीं है, फिक्शनलाइजेशन नहीं है, और एक पॉइंट और था हमारा, वो है। तो इस टाइप से इसका आंसर होगा आपका थर्ड। ये पॉइंट रह गया है शायद। अब आपकी डीआई स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 31 to 35, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। द ईयर वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन ए यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिफरेंट जोन्स। ये आपके जोन्स दिए हुए हैं of the country in addition to those students whose from foreign country is shown in the table given below। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच वॉज द ईयर when the students from east zone had maximum representation in the total strength, student strength of the यूनिवर्सिटी। ओके, विच वॉज द ईयर, किस साल में जो स्टूडेंट हैं ईस्ट जोन के हैड मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, उनकी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है परसेंटेज में इन द टोटल स्टूडेंट के रिगार्डिंग स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके, तो सबसे पहले 2014 का डेटा निकाल लेते हैं इस टाइप से। ओके, तो ये कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स ईस्ट जोन का 8.2 हो गया। ओके, 8.2 अपॉन में इनको ऐड करेंगे, सभी को ऐड करके 15.1, 10.2 प्लस 6.2 प्लस 4.0 प्लस 8.2 प्लस 1.2। इस टाइप से आपका जो डेटा है ये 44.9 आ जाएगा। ओके, क्योंकि आपको निकालनी है मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ। ओके, टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ 2014 में जो टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ होगी वो सभी जो जॉन है उनको ऐड किया जाएगा। ओके, तो 8.2 अपॉन में इन सभी का टोटल और मल्टीप्लाई 100, तो 18.26 आ गया। इसी टाइप से जो ईयर है इनमें हम काउंट कर लेंगे। ऐसे 2015 का हमने निकाला तो 7.8 डिवाइड बाय इन सभी को ऐड करेंगे। 7.8 डिवाइड बाय 47 आ रहा था उनका एडिशन और मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 16.59। इसी टाइप से आप 16 का करोगे 8.5 अपॉन में इन सभी को ऐड करेंगे, वो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप 18 का, क्योंकि 18 का डेटा है 8.6 और अपॉन में इन सभी को ऐड करके वो नीचे आ जाएगा अपॉन में और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब देखेंगे इन सभी में ज़्यादा कौन सा है, तो 18.26 ये ज़्यादा है। ओके, तो आपका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, 31 का थर्ड आंसर होगा आपका 2014 में मैक्सिमम होगा। ऐसे आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ जोन।
यहाँ नॉर्थ जोन की बात हो रही है, एनुअल ग्रोथ रेट निकालनी है। तो एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है करंट ईयर माइनस बेस ईयर अपॉन में बेस ईयर मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, ये ग्रोथ रेट निकालनी है नॉर्थ जोन की। अब नॉर्थ जोन आपका ये है, नॉर्थ जोन की ग्रोथ रेट निकालनी है। ओके, तो ग्रोथ रेट जो है 2014 को तो निकलेगी नहीं, 2015 की निकलेगी। तो इसका रोल हो गया हमारा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन में बेस ईयर। ओके, 16.2 माइनस 15.1 अपॉन में 15.1, क्योंकि बेस ईयर नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई में 100। दोबारा बताऊंगा, 16.2 माइनस का 15.1 बट्टे में 15.1 मल्टीप्लाई 100। इसी टाइप से 2016 इज इक्वल टू 17.2 माइनस 16.2 डिवाइडेड बाय 16.2 मल्टीप्लाई 100। करंट ईयर माइनस बेस ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। इसी टाइप से 2017 का 17.4 माइनस 17.2 अपॉन में 17.2 मल्टीप्लाई 100। ऐसे 2018 का होगा 18.0 माइनस 17.4 अपॉन में 17.4 मल्टीप्लाई 100। ओके, ये स्टेप से हमने किया। तो 2015 का 7.28 आ जाएगा, 16 का 6.17 स्टेप्स आ गए। इन सभी को ऐड करेंगे तो 18.05 आ गया। तो इसका मैं क्या निकालना था, मीन निकालना था। तो मीन एवरेज होता है, एवरेज का रूल पता ही है, जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करो और डिवाइडेड बाय जितने आपके काउंटिंग में नंबर होते हैं। अब देखो 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, इनका टोटल ऊपर आ जाएगा। तो 4.51 आ गया। इसका आंसर हो गया आपका सेकंड, 4.51। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड 2014 से 18 विच जोन एग्जिबिट्स साइक्लिक वेरिएशन। जो साइक्लिक वेरिएशन होता है वो डिक्रीज एंड इंक्रीज होता है, अप एंड डाउन होता है। ठीक है, 2014 से 2018 के दौरान कौन सा जो जोन है एग्जिबिट कर रहा है साइक्लिक वेरिएशन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, ये वाला हम चेक कर लेते हैं। अब देखो साइक्लिक वेरिएशन ये 15.1 है, 16.2 है, ये बढ़ ही रहा है, तो यहाँ कोई साइक्लिक वेरिएशन नहीं है। इसी टाइप से यहाँ देखो पहले 10.2 था, फिर 11.5 हो गए, यहाँ भी बढ़ ही रहा है। ठीक है, फिर यहाँ घट रहा है, ये भी नहीं है। साइक्लिक वेरिएशन का मतलब है पहले अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, इस टाइप से। तो यहाँ चेक कर लेते हैं ईस्ट जोन के अंदर 8.2 अप, 7.8 डाउन, अप डाउन अप। तो यहाँ आपका साइक्लिक वेरिएशन हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्टेप से। तो आपका जो आंसर है वो ईस्ट जोन होगा। ओके, साइक्लिक वेरिएशन, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट, 33 का फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड ओवरऑल मैक्सिमम ग्रोथ रेट in percentage from 2014 to 2018. Which category of students have registered overall maximum growth rate? Maximum growth rate की बात हो रही है in percentage from 2014 to 2018. तो पहले फॉरेन कंट्री, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन, इनका निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें ग्रोथ रेट निकालनी है 2014 से 2018 की। ठीक है, तो ग्रोथ रेट का मतलब पता ही है, करंट ईयर माइनस का बेस ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले जो फॉरेन कंट्री उसका निकालेंगे। तो फॉरेन कंट्री 2014 में 1.2 थी और 2018 में बढ़कर 2.5 होगी। तो ये आपका करंट ईयर है और ये आपका बेस ईयर है। तो रूल बना 2.5 माइनस का 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाई 100।
तो ये तो फॉरेन कंट्री का हो गया। इस टाइप से यदि ईस्ट जोन है तो 8.6 माइनस 8.2 अपॉन 8.2 डिवाइडेड बाय 100। इसी टाइप से वेस्ट का निकालोगे तो 5.4 माइनस 4.0 अपॉन 4.0 मल्टीप्लाई 100। इस टाइप से निकलेगा सभी का। ओके, ये है फॉरेन कंट्री का 2.5 माइनस 1.2। इस टाइप से जो है इनका हम निकालेंगे। इसका 108.3 आया, 19.20 आया। तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट की बात हो रही है, तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट फॉरेन कंट्री का है। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट, 34 का फर्स्ट। अब हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन द ईयर 2018। आपकी परसेंटेज क्या थी फॉरेन कंट्री की इन 2018 में। ओके, और 2018 में हम निकालेंगे। फॉरेन कंट्री की परसेंटेज निकालेंगे हम। ओके, वो 2018 में फॉरेन कंट्री की परसेंटेज क्या थी, तो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं वो ऊपर रहता है, 2.5 आपको ऊपर हो जाएगा। ओके, और अपॉन में इन सभी का टोटल 2018 के पूछा है तो इन सभी का टोटल नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 2018 में फॉरेन कंट्री की क्या परसेंटेज थी, तो 2018 में फॉरेन कंट्री की जो परसेंटेज है 2.5 है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय इन सभी का टोटल और मल्टीप्लाई में 100। ओके, इस टाइप से 2.5 अपॉन में इन सभी का टोटल 51.5 आ रहा था और मल्टीप्लाई 100 का मतलब परसेंटेज होता है, तो अप्रॉक्सीमेट 4.85 आ गया है। तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकम्पासिंग आइटम दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट ए कंपनी बिजनेस। इसमें बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की, टू कंडक्ट ए कंपनी बिजनेस। ये क्या होता है, ई बिजनेस और दूसरा ई कॉमर्स, दोनों राइट हैं, बाकी इन दोनों में से ये नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विस ओवर द इंटरनेट। ओके, इसमें जो बाइंग और सेलिंग है गुड्स की या प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो बाय इंटरनेट होती है। ई कॉमर्स इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। जो ई कॉमर्स है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ई बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाते हैं, अमेजोन वगैरह हो गए इस टाइप से। तो यहाँ ये भी राइट है, ई बिजनेस भी, और यहाँ ई कॉमर्स भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। आपकी टू टाइप्स की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम और रोम आती हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है। तो यहाँ पूछा है नॉट कंसिडर्ड सेकेंडरी स्टोरेज, तो सेकेंडरी डिवाइस कौन सी नहीं है, रैम नहीं है। इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जो सेकेंडरी मेमोरी है आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी है इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। इसमें जो डाटा स्टोर होता है, वो डाटा और प्रोग्राम स्टोर होता है, वो परमानेंटली होता है। ये साइज में बिगेस्ट होती है, और इन दिस मेमोरी डाटा एंड प्रोग्राम्स आर रिटेन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, नॉन वॉलेटाइल। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल होती हैं, क्योंकि यदि आपका कंप्यूटर काम करते वक्त स्विच ऑफ हो जाता है और तो आपको वो डेटा बाद में भी सेव होता है, बाद में भी आप उसको रिसीव कर सकते हैं, इसलिए नॉन वॉलेटाइल है।
टाइप्स हो गए आपके, मैग्नेटिक डिस्क है, HDD है, SDD है, FDD है, CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव एट्सेट्रा। जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें दो होती हैं, रैम और रोम। रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि एक बार कंप्यूटर टर्न ऑफ होने हो जाने के बाद आपका जो डेटा है जो आपने सेव नहीं किया है उससे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। जो प्राइमरी मेमोरी है आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ टेम्पररी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। इट इज एसेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU। ये CPU से डायरेक्टली एसेस्ड होती है। वॉलेटाइल इन नेचर एक्सेप्ट रोम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो रैम है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपने वो डाटा सेव नहीं किया है और अचानक आपका जो PC है वो टर्न ऑफ हो जाता है, और टर्न ऑफ हो जाने के बाद यदि आप उसे प्राप्त कर लेते हो तो वो नॉन वॉलेटाइल है, और प्राप्त नहीं करते हो तो वो वॉलेटाइल है। तो रैम आपकी वॉलेटाइल होती है और रोम आपकी होती है नॉन वॉलेटाइल। ओके, और रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं। तो आपका आंसर आपका रैम होगा। सेकेंड स्टोरेज है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है। बाकी जो रैम है ये आपकी प्राइमरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द पैरामीटर यूज्ड टू कैरेक्टराइज द एयर क्वालिटी एट ए लोकेशन इज PM 2.5 रेफर्स टू। ओके, PM 2.5 और PM 10 पढ़ लेते हैं क्या होता है। जो PM का मतलब होता है, PM 2.5 यहाँ डिनोट कर रहा है साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन सर्टेन यूनिट्स। ओके, वो क्या चीज़ है पढ़ लेते हैं। देखो, पार्टिकुलेट मैटर, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। PM 2.5 का मतलब होता है कि इनका जो डायमीटर है 2.5 से यदि ज़्यादा है माइक्रोमीटर, तो ये आपका PM 2.5 होगा। यदि आपका डायमीटर 10 से ज़्यादा है, ओके, पार्टिकुलेट मैटर यदि आपका 10 से अबव है तो ये आपका होगा पार्टिकुलेट मैटर PM 10। तो ये साइज की बात हो रही है। आपको पता है स्मोक और वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इनके कारण जो है आपके PM, जो आपके कण हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। माइक्रोमीटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ओके, तो लोकेशन इज PM 2.5 इज डिनोटेड बाय साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन सर्टेन यूनिट। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज स्वयं। स्वयं क्या है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और नेम ऑफ ए वेबसाइट। स्वयं आपका एक डिजिटल प्रोग्राम है टू अचीव करने के लिए द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। अब देखो, जो हमारा जो स्वयं है, स्वयं की जो फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। जो स्वयं प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज UGC ICT। इट वॉज लॉन्च्ड बाय श्री प्रणब मुखर्जी 9 जुलाई 2017। एक्स प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने ये लॉन्च किया था 9 जुलाई 2017 को। स्वयं जो है, और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इसमें जो है स्वयं प्रभा पर इसके जो चैनल है टेलीकास्ट होता है हाई क्वालिटी में 32 DTH चैनल पर, और चैनल का नाम है GSAT 15। और ये जो स्वयं है छोटे छोटे कोर्स लॉन्च करता है 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए। तो इसका आंसर होगा स्वयं जो है ये डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन।
चूज द सेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है। अब 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, आपको पता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, इसमें आपकी सोलर एनर्जी आती है, बायोमास एनर्जी आती है, हाइड्रो पावर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, इकोमास एनर्जी आती है, जियोथर्मल एनर्जी आती है, ओके। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोल, नेचुरल गैस होगी, न्यूक्लियर हो गए, ओके। ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट इट्स लाइफ। इनको बार बार यूज करने से भी ख़त्म नहीं होते हैं, ओके। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बट वन डे इट विल बी एग्जॉस्टेड। एक दिन ये ख़त्म हो जाते हैं। इट हैज़ लो कार्बन एमिशन एंड हैंस इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये इनकी जो कार्बन एमिशन होती है बहुत ही लो होती है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। और जबकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, इनकी जो कार्बन एमिशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इज अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं इस समय और ये लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो, यूरेनियम, नेचुरल गैस और सॉइल है। यूरेनियम भी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस भी है, सॉइल भी है। और सेकंड की बात करें, नेचुरल गैस ये भी है, यूरेनियम भी है, फॉस्फेट भी है, ओके। अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड की। थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आपका पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, यूरेनियम भी है, लेकिन जो जियोथर्मल है ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, ओके। मैंने आपको भी बताया था जियोथर्मल एनर्जी आपकी आती है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, ओके। और न्यूक्लियर मैंने आपको बताया था ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। जैसे सॉइल के अंदर आप कुछ निकालोगे, ठीक है, और एक बार यदि वो ख़त्म हो जाए वो दोबारा इतनी आसानी से पैदा नहीं होता है। जैसे कोई मेटल है और मेटल आपने निकाल लिया तो इतनी जल्दी से नहीं बनेगा वो मेटल। तो इसी टाइप से पेट्रोलियम तो है नॉन रिन्यूएबल, यूरेनियम भी है, लेकिन जियोथर्मल नहीं है, ये आपकी रिन्यूएबल है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन तो है नहीं। ऐसे आपका सेल गैस है, ओके, यूरेनियम है, सॉइल है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपके जो फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है, यूरेनियम है, नेचुरल गैस है और सॉइल है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। इसमें से जो कौन सी बीमारी है वो पॉल्यूटेड वाटर के कारण होती है, ठीक है। गायरिया, डेंगू, एमोबेसिस, टाइफाइड, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वैसे देखो, पॉल्यूटेड वाटर कारण गायरिया है, एम्बोसिस है, टाइफाइड, ये तो होती हैं। और जो डेंगू है ना, ये मच्छर के काटने से होती है। डेंगू मच्छर के काटने से ये डेंगू होता है, ठीक है। ACD वैसे पता चल रहा है, बाकी आप एक बार देख लेते हैं। देखो, जो पॉल्यूटेड वाटर है उनसे कौन कौन सी डिजीज होती हैं। एक तो पोलियो है, ठीक है, इन्फेंटाइल पैरालाइज, ठीक है। जो इन्फेंट्स हैं कुछ पेट में ही पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ बाहर आने के बाद पैरालाइज हो जाते हैं। ट्रैकोमा, जो ट्रैकोमा है ये भी पॉल्यूटेड वाटर कारण होती है। जैसे इसको बोलते हैं आई इन्फेक्शन। टाइफाइड फीवर हो गया, ये भी हमारा पॉल्यूटेड वाटर कारण होता है। कोलेरा होगा, तो कोलेरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, छोटी आंत जो होती है उसमें इन्फेक्शन। डायरिया होगी, जैसे लूज है, वाटर स्टूल्स है, ओके। मलेरिया हो गया, एमोबाइसिस हो गया, इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस,
ये जो है पॉल्यूटेड वाटर के कारण होती हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया इसमें ए सी डी, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी in the post independent India has paid attention all the level of education? ऐसा कौन सा कमीशन है या ऐसा कौन सी कमेटी है जिसने इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में अटेंशन पेड किया था ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन? ठीक है, कोठारी कमीशन इसका आंसर है। इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो 42 का थर्ड आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द स्कीम विच एम्स टू इनकरेज सोशल साइंस रिसर्च। जो सोशल साइंस में रिसर्च होती हैं इन पॉलिसी रेलेवेंट एरियाज सो प्रोवाइड विटाल इनपुट्स। ठीक है, इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। तो इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले इम्प्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इम्प्रेस क्या होता है? इम्प्रेस स्कीम इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। इम्पैक्ट पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेस। ओके, सेकंड पॉइंट है इसका एम क्या है? टू इनकरेज सोशल साइंस रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च को इनकरेज करना इन पॉलिसी रेलेवेंट एरिया सो एज टू प्रोवाइड विटाल इनपुट्स इन पॉलिसी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। ये इनिशिएटिव है ऑफ द MHRD। ये MHRD की पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, इम्प्रेस स्कीम जो पहल है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? ICSSR। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ओके, इनकरेज करना सोशल साइंस रिसर्च को, पॉलिसी रेलेवेंट, प्रोवाइड विटाल इनपुट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये कौन सा है हमारा? ICSSR इम्प्रेस। तो आपका आंसर हो गया आपका थर्ड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इनेबल्स ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइन्स? ओके, इसमें जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन की तरफ। ठीक है, वो क्या होगा? किसके थ्रू? CPU के थ्रू, हब के थ्रू, स्विच की तरफ या मॉडेम के थ्रू। ओके, तो पढ़ लेते हैं। देखो मॉडेम क्या होता है। मॉडेम की जो फुल फॉर्म है MO, इसका हो गया मॉड्यूलेटर, एंड DEM इसका हो गया डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्या? एक नेटवर्क डिवाइस है प्लेस्ड बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड टेलीफोन लाइंस। ठीक है, जो दोनों के बीच होती है कंप्यूटर सिस्टम और टेलीफोन लाइंस। इसके दो पार्ट होते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जो मॉड्यूलेटर है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल में, और उसी टाइप से जो डीमॉड्यूलेटर है ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पता चल गया कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो मॉडेम के थ्रू होता है। तो 44 का फोर्थ आंसर हो गया आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंक ऑफ CO2 गैस? ओके, सिंक कार्बन का मतलब होता है कि ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऑब्जर्व करता है? फॉरेस्ट करते हैं, ओशियन करते हैं, आइस शीट करती है, ग्रासलैंड करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। अब कार्बन सिंक क्या होता है? ये फॉरेस्ट, ओशियन और अनदर नेचुरल इन्वायरमेंट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जंगलों में, समुद्रों में और अनदर नेचुरल इन्वायरमेंट्स में योग्यता होती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वातावरण से। एन एरिया दैट ऑब्जर्व्स कार्बन और स्टोर कार्बन अमाउंट इज नोन एज कार्बन सिंक।
और कार्बन पूल। इस टाइप से कार्बन को एब्जॉर्ब करना कार्बन सिंक कहलाता है। 2 टाइप्स के सिंक होते हैं, एक तो नेचुरल सिंक होता है जिसमें ओशिन है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, एटसेट्रा है। एक आर्टिफिशियल सिंक हो गया, जैसे डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स, अनमाइनेबल माइंस होगी, एटसेट्रा। जैसे कि मान के चलो कि हम समुद्र से पेट्रोलियम निकालते हैं, और जब हम पेट्रोलियम निकालेंगे तो वहाँ नीचे से कुछ स्पेस खाली रह जाएगा, और उस स्पेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड फिल कर दें, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सिंक कहलाएगा। उसी टाइप से जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बन है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है भोजन बनाने की। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट एब्जॉर्ब 2.6 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वो 2.6 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एवरी ईयर। इसका नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्हेन CO2 इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, approximately 50% remains in the atmosphere, while 25% is absorbed by land, plants and trees, and the other 25% absorbed into certain area of the ocean। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से जो CO2 रिलीज होती है उसमें से 50% तो एटमॉस्फेयर में रह जाती है, बाकी जो 50% है वो ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट कर लेते हैं, लैंड होते हैं, ट्री है, और बाकी जो 25% बची है वो उसे ऑब्जर्व करता है ओशिन। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व करता है ओशिन करता है, ठीक है। जो 50% तो एटमॉस्फेयर में रहेगी, और बाकी जो बची 50% उसमें से 25% अलग रिसोर्सेज के लिए हो गया, और बाकी जो 25% बची है उसे ऑब्जर्व करती है ओशिन। ओके, तो लार्जेस्ट सिंक ऑफ CO2 गैस, सबसे ज़्यादा जो CO2 गैस है उसे कौन ऑब्जर्व करता है? ओशिन्स, ठीक है। तो 45 का सेकंड आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद डोमेन नेम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डोमेन नेम हमको बताना है, तो इसका आंसर है .edu, EDU। तो सेकंड इसका आंसर हो गया। .org, ये एक्सप्लेनेशन होगी। .org का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। .edu इसका मतलब हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। .com इसका मतलब हो गया कमर्शियल पर्पज। .net इसका मतलब नेटवर्क हो गया। ओके, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डोमेन नेम होगा .edu। 47 द पर्पज ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू। द पर्पज ऑफ गुरुकुल सिस्टम का उद्देश्य क्या था? प्रमोट इक्वलिटी एंड एक्सीलेंस, यस। मिनिमाइज स्ट्रेस इन लर्निंग, नो। ठीक है, गुरुकुल सिस्टम का जो मुख्य पर्पज था वो था प्रमोट इक्वलिटी एंड एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 48 NMEICT इज एन एक्रोनिम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड आंसर है इसका, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन व्हीकुलर पोल्यूशन। ठीक है, व्हीकल से फैलने वाला जो पोल्यूशन है उसमें क्या क्या आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर। ओके, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये जो हमारा कण होते हैं उनके साइज के बारे में बात हो रही है। ओके, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये फ्रिज से निकलती है, AC से निकलती है। ओके, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हीकुलर पोल्यूशन क्या है? व्हीकुलर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट बाय मोटर व्हीकल। ओके,
इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन। अब इसमें कौन कौन से आते हैं व्हीकुलर पोल्यूशन में? इसमें ओजोन गैस निकलती है, पार्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हजार्डियस एयर पोल्यूटेंट्स है। लास्ट क्वेश्चन, द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम्स टू, उन्नत भारत अभियान स्कीम जो है उसका मुख्य मकसद क्या था? लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेजेस। ठीक है, तो उन्नत भारत अभियान जो है ये लॉन्च हुआ था 2014 में, और ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है 2.0 जो लॉन्च हुआ था 2018 में। उन्नत भारत अभियान एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका मकसद क्या है? लिंक करना हायर एजुकेशन को विद ए सेट ऑफ एटलीस्ट 5 विलेजेस, कम से कम 5 विलेजेस के साथ। ओके, तो इसका आंसर है आपका 50 का सेकंड। थैंक यू।